बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम, ठीक है, या फिर मेजरमेंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के लिए जो हमने मेथड इस्तेमाल करना है वो मिलीकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड है, और कैथोड रेज के लिए जो है वो हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की है। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ये क्या है? एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ओके, अच्छा, सबसे पहले आपने कैथोड रेज देखें, ये वोल्टेज सोर्स लगा दिया, इसमें से कैथोड रेज अमिट होकर दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स, मतलब सीधी लाइन में डायरेक्शन में जो है वो जा रही हैं। कैथोड रेज जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैथोड रेज निकल कर इन द स्ट्रेट लाइन जो है वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है। अब ये कैथोड रेज जा रही हैं, अब आपने क्या देखा? आपने सबसे पहले इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। क्या लगाई? आपको नज़र आ रहा है, मैंने ब्लू कलर से इनको शो किया है कि कैथोड रेज जाकर इस सेंट्रल पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही हैं। कैथोड रेज आर गोइंग टू स्ट्राइक ऑन द सेंट्रल पॉइंट। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। क्या लगाई? और ये जो कैथोड रेज हैं ये बेंड हो गई टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और इन्होंने टकराया, लेट सपोज ये P2 है। क्लियर? इसका मतलब दोबारा सुन ले, ये बात बड़ी गौर से समझ लें कि जब हमने कैथोड रेज को देखा तो कैथोड रेज सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही थी। कैथोड रेज सीधी लाइन में, दे वर ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन, और जाकर वो सेंट्रल पॉइंट पर कोलाइड कर रही थी। कहाँ पर कोलाइड कर रही थी? फिर आपने क्या देखा? फिर आपने ये देखा कि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये बीइंग नेगेटिवली चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई। जब ये बेंड हुई उस तरफ तो इन्होंने, फिर जाहिर बात है इधर ये नहीं टकरा सकती, ये ऑब्वियसली जो है कहाँ जाके टकराएंगी? पॉइंट P2 पर, पॉइंट P2 पर। क्लियर? फिर हमने ये देखा कि फिर हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाई। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाने के दो तरीके होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के कौन कौन से? एक होती है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन, और एक होती है इन टू द प्लेन। ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, इन टू द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। अच्छा, आउट ऑफ प्लेन जो है, मसलन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको हम क्रॉस से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? और आउट ऑफ द प्लेन जो है उसको हम डॉट से जाहिर करते हैं। ये आप लोगों ने लास्ट ईयर्स में पढ़ा होगा। तो एनी हो, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई इन टू द प्लेन, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में रख के, ठीक है। इनवर्ड ये ज़्यादा आप फिजिक्स में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, और उसको हम क्रॉस से जाहिर करते हैं। ये जो क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रहे हैं। किसको जाहिर कर रहे हैं? अब देखें, ये चार्ज जा रहा है, ये पार्टिकल जा रहा है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि इसकी हम जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। कैसे? मसलन फर्ज करें ये पहला वेक्टर है, और ये फर्ज करें ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी मीन्स के जिस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये वो पहला वेक्टर है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। जब हम फिंगर रखते हैं पहले वेक्टर और थंब सेकंड वेक्टर, और इनको फर्स्ट वेक्टर से सेकंड में कर्ल करते हैं, तो कौन सी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बनेगी? डाउनवर्ड। समझ आ गई बात की? तो आप ये बात क्लियर कर लें, समझ लें गौर से कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगी कि परपेंडिकुलरली। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर लगाएंगे, और इस तरीके से लगाएंगे कि इसने डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन की। अब यहां पर वो ये कह रहा है कि बेसिकली जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगी तो इस पार्टिकल ने सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया। अच्छा, इस तरह क्यों हुआ? देखें, अमूमन जो है, मसलन फर्ज करें ये नीचे डिफ्लेक्ट हुआ, अगले लम्हे पे यूं मुड़ा, फिर अगले लम्हे पे फिर ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। कौन से? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में जो है उसकी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आप लोगों ने देखा
ये देखें, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसके इस डायरेक्शन में फोर्स लगी। इस तरह फर्ज करें ये यूं हो जाए तो फिर ये यूं लगेगी, ठीक है। ये यूं हो जाए तो फिर ये बात समझ में आ रही है? इसको बड़े गौर से समझना है, ज़्यादा डिटेल की इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये मेनली जो है फिजिक्स में इन्वॉल्व है कि ये पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है। हमारे पास ज़्यादा डिटेल नहीं है। आपने जितने पॉइंट्स दिए गए हैं एफएससी के लेवल के मुताबिक उतने याद रखने कि अब जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डाउनवर्ड इसने डिफ्लेक्शन की, और इस तरीके से डिफ्लेक्शन की कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल मूव इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। याद रख ले, डाउनवर्ड नहीं मूव करता। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लगती है वो सर्कल में मूव करता है। किस में मूव करता है? सर्कल में। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लग रही है और उस पार्टिकल ने दायरे में घूमना शुरू कर दिया, और दायरे में घूमते घूमते जो है उसकी एडजस्टमेंट इस तरह की हुई है कि वो डाउनवर्ड जो है जाकर इधर जाकर फाइनली जो है टकराएगा। मेरी बात समझ में आ गई? वो मतलब टकराएगा डाउनवर्ड जाके, वो घूम सर्कल में रह, जैसे ऐसे नहीं होता, ऐसे। क्लियर हो रही बात? मसलन ये पार्टिकल घूम रहा है, घूम के वो डाउनवर्ड जाके टकराएगा। क्लियर? समझ आ गया पॉइंट? अब हमें यानी लुबे लबाब ये है कि जब हमने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की, कोई भी फील्ड अप्लाई, वो टकरा रही हैं एट पॉइंट P1, सेंट्रल पॉइंट कोई भी रख लें, उसको P1 कह लें, P2 कह लें। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई और उन्होंने टकराया। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो वो सर्कल में मूव करी और फाइनली उन्होंने टकराया पॉइंट। फिर यहां पर वो ये कह रहा है कि फिर हमने आखिर में क्या किया, आखिर में हमने दोनों फील्ड को साइमल्टेनियसली लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एंड मैग्नेटिक फील्ड को साइमल्टेनियसली लगाया, अप्लाई किया एट द सेम टाइम, इक्वल मैग्नीट्यूड रख के, इस तरीके से मैग्नीट्यूड रख के कि दोनों अगेन जो कैथोड रेज हैं दे शुड कोलाइड एट सेंट्रल पॉइंट। हमने उन दोनों की मैग्नीट्यूड को इस तरह एडजस्ट किया कि कैथोड रेज शुड अगेन स्ट्राइक एट द सेंट्रल पॉइंट। जब उन्होंने सेंट्रल पॉइंट पर स्ट्राइक किया फिर हमने दोनों फील्ड को, कौन सी फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड को, और कंपेयर किया। कंपैरिजन करके हमने E/m की वैल्यू निकाल ली। एडवांस सिलेबस में सारी चीज़ें हैं, मतलब कौन सी चीज़ें कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूं, लेकिन ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के हवाले से। F बराबर है QV क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? E बराबर है F/Q, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और F बराबर है QE। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए F बराबर है EE। क्लियर? इधर क्या आ जाएगा? F बराबर EV क्रॉस B। ये दोनों हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये क्या है? इन दोनों को कंपेयर करेंगे, बराबर रखेंगे, फिर यहां से E/m निकाल लेंगे। लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये फार्मूले सिर्फ आप अपने नॉलेज की हद तक याद रखने तो रख लें, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इन दोनों फील्ड्स को कंपेयर किया, कंपेयर करके हमने E/m निकाल ली। आखिरी लाइन सिंपल ये है कि E/m जो है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करके हम E/m निकाल लेंगे, और वो जो E/m आएगी वो क्या होगी? बोलिए। 1.7588 × 10⁻11 कूलम्ब पर kg। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, ये बड़ा आसान सा इजी सा टॉपिक है। आगे है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज को मालूम करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या है ये ज़रा समझने वाला पॉइंट है। सबसे पहले ये जो मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड है, ये जो आपके सामने कंटेनर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं मिलिकॉन ऑयल चैम्बर। क्या कहते हैं? ऑयल चैम्बर। इसको हम मिलिकॉन ऑयल चैम्बर कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? मिलिकॉन ऑयल चैम्बर। ओके, अब ये जो चैम्बर है इसके दो पार्ट्स हैं।
सबसे पहले जब आपने ये स्टार्ट करना है तो आपने यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन की हेडिंग देनी है। बड़ा आसान टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने इंस्ट्रूमेंटेशन की हेडिंग देनी है और उसके बाद फिर क्या देनी है, वर्किंग की हेडिंग। 2 हेडिंग्स देनी है इसमें आपने। जब आपने इंस्ट्रूमेंटेशन की हेडिंग देनी है तो आपने इसमें क्या क्या लिखना है, जो इसके अंदर मैंने बनाया है, जो आपको फिगर में बना नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो चैम्बर है, जिसको मैंने ये मेटालिक चैम्बर, मेटल का बना होता है, ड्रम लाइक होता है, ड्रम की तरह गोल ऐसे। इस चैम्बर के 2 हिस्से हैं। दिस चैम्बर हैज 2 पार्ट्स, एक अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। एक अपर पार्ट है और दूसरा लोअर पार्ट है। क्लियर? इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। कितने इलेक्ट्रोड हैं? 2। एक को आप A कह लो, दूसरे को आप A' कह लो, या एक को A1 कह ले, दूसरे को A2, या एक को A कह लें, दूसरे को B कह लें, जो मर्जी कह लें। नाम रखने हैं, जो आप नाम रखेंगे वही लिखेंगे। दिस चैम्बर हैज 2 पार्ट्स, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। इसके अंदर जाहिर बात है, इसको हम वोल्टेज से जोड़ रहे हैं। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं। एक को आप A कह रहे हैं, दूसरे को आप A। अब आपको पता है ये पॉजिटिव है, नजर आ रहा है ना, और ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, और नीचे वाला कैथोड। क्लियर? एनोड है और कैथोड है। अब इस इलेक्ट्रोड, ये जो अपर इलेक्ट्रोड है जिसको आप एनोड कह रहे हैं, अपर इलेक्ट्रोड ये वाला, इसमें एक सुराख है, होल इन इट, उसके अंदर एक सुराख है। क्या है? सुराख है। क्लियर? और ये जो है आपको सामने ये जो नजर आ रही है, ये जो मैंने बनाई है, ये दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ये क्या है? एंड ये जो है, इसको मैंने एक्स रेज आपके सामने लिखा हुआ है, इनके ऊपर हम रेडिएशंस को फाल करवाएंगे। ये वो बातें हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन में लिखी जाएंगी। उसके बाद ये चीज क्या है, इसको हम कहते हैं आटोमाइजर। क्या कहते हैं? आटोमाइजर क्या है? एक ड्रॉपर की तरह। मसलन इसके अंदर ऑयल ले लिया जाएगा, जो ऑयल है, ऑयल, एनी वोलेटाइल ऑयल, और इधर से इसको प्रेस करेंगे, इधर से बैक साइड पे, जैसे वो बच्चे को मेडिसिन नहीं फीड करते, वो ड्रॉपर की तरह। बिल्कुल ये ड्रॉपर की तरह है, मतलब इसकी है ड्रॉपर की तरह, लेकिन एग्जैक्टली वो चीज नहीं है। इधर ऑयल होगा, इधर से आप प्रेस करेंगे। जब इधर से आप प्रेस करेंगे, सम ऑफ द ऑयल्स विल बी, वेपर्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द चैम्बर। कुछ वेपर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इनटू द चैम्बर। क्लियर? सम ऑफ द ऑयल वेपर्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द चैम्बर। अब जरा गौर कीजिए, हमने अब इसकी वर्किंग पढ़नी है। वो कह रहा है ये सारी वो बातें हैं जो आप लोगों ने डिस्कस कर ली हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। एक मेटालिक चैम्बर है, उसके 2 हिस्से हैं, अपर हिस्सा, लोअर हिस्सा। अब इसको 2 इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया है, अपर इलेक्ट्रोड, लोअर इलेक्ट्रोड। अपर इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पे काम कर रहा है, लोअर इलेक्ट्रोड, और एनोड जो है उसके अंदर होल है, उसको आप A कह रहे हैं, नीचे वाले को A' कह रहे हैं। कह रहा है जैसे ही हमने आटोमाइजर के जरिए, वर्किंग में लिखना है, आटोमाइजर के जरिए सम ऑफ द ऑयल वेपर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द चैम्बर, चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, तो वो जो ऑयल ड्रॉपलेट है, इट विल फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कोई चीज अब आप ऊपर से गिराते हैं नीचे की जानिब, वो आएगी एक्शन ऑफ ग्रेविटी के तहत। कैसे आएगी? इसका मतलब आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर आप रिपल्सिव फोर्स, जिसको आप क्या कहते हैं, रेजिस्टिव फोर्स जो है, अगर आप उसको निगलेक्ट कर दें तो हर चीज अपने वजन के हिसाब से नीचे आएगी। मसलन आप यहां पर 2 पत्थर फेंक रहे हैं, एक वजनी है और एक हल्का है। आप कहते हैं जी ये दोनों सेम टाइम में पहुंचते हैं। फिजिक्स यही कह रही है ना। अच्छा, क्यों कह रही है? इसलिए वो कहता है कि जिसका वजन ज्यादा है उसको रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगती है। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, आप कहें कि देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो फिर याद रख लें जिसका वजन ज्यादा है वो जल्दी आएगा, जिसका वजन कम है वो। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डाउनवर्ड डिपेंड्स अपॉन द वेट, डिपेंड्स अपॉन द। इसका मतलब जब वो चार्ज पार्टिकल नीचे आएगा, लेट सपोज हम उसको वेलोसिटी कह ले v1 है,
और वो डिपेंड कर रही है उसके वेट पर, और वेट क्या है, mg। क्लियर? ऑल इज ओके? समझ आ गया पॉइंट? अब याद रख लें, अब पार्टिकल नीचे आ गया, एक्स रेज गई, एक्स रेज ने जाकर उस पार्टिकल के ऊपर डिफ्लेक्शन करके उसको चार्ज पार्टिकल बना दिया। ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने लास्ट चैप्टर 1 में भी पढ़ा, फिर मैंने आपको चैप्टर 4 में भी उसका कुछ इंट्रोडक्शन करवाया कि आयोनाइजेशन कैसे होती है। अभी 5 के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया कि जब पार्टिकल के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आप एक्स रेज डाल दें, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा दें, तो वो जो पार्टिकल है वो आयोनाइज हो जाता है, यानी वो गैस आयोनाइज हो जाती है। तो समझ लें एक्स रेज डालने से ये पार्टिकल चार्ज पार्टिकल बन गया है। क्या बन गया? अब आपने इसको लिफ्ट करवाना है। क्या करवाना है? अब एक बात याद रखनी है, देखें ये पॉजिटिव है और ये क्या है, आपने बैटरी को लगाया ही इस तरह, फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो ये नीचे क्या है, कैथोड है, तो ये इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा? और एनोड उसको क्या करेगा? अगर हम बैटरी को उलट लगा दें, ये कभी भी ऊपर मूव नहीं करवाएगा। बेसिकली हमने पार्टिकल को ऊपर की जानिब लेकर जाना है, ऊपर की जानिब लेकर जाना है। अब आपके पास बैटरी, आप बैटरी लगा रहे हैं, मसलन देखें हम, ये बॉडी है, ये नीचे जा रही है, मैं इसको ऊपर उठाता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। वो मैं पोटेंशियल एनर्जी कह लें, जो भी कह लें, मैं इसको एक फोर्स लगाकर ऊपर लेकर जा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस पार्टिकल को जो नीचे आ रहा था, अगर आपने उसको ऊपर लेकर जाना है, तो आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगानी है। क्या लगानी है? अब सवाल यह है कि फोर्स कितनी लगानी है। जाहिरी बात है उसके वजन से ज्यादा लगानी है, उसके, यानी आपने उसके वजन से ज्यादा फोर्स लगानी है, फिर वो ऊपर जाएगा। अगर आपने उसके वजन के बराबर फोर्स लगाई तो पार्टिकल सस्पेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सस्पेंड होने से क्या मुराद है? वहीं पे मसलन देखें, ऊपर से नीचे आ रहा है, आपने वजन के बराबर, मसलन देखें यहां पे मैंने इतनी फोर्स लगाई, अब ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसके वजन से कम फोर्स लगाऊं, ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अगर इसके वजन से ज्यादा फोर्स लगाऊं, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इतनी फोर्स लगानी है ऊपर लेकर जाने के लिए कि वो उसके वजन से ज्यादा हो, उसके वजन से ज्यादा हो। क्लियर हो गया पॉइंट? अब उसके वजन से ज्यादा जो फोर्स लगानी है वो कहां से लेनी है? वो बैटरी से लेनी है। वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो आप दे रहे हैं उधर से लेनी है। और वो जो वोल्टेज से या बैटरी से फोर्स आती है, वो मैंने अभी आपको बताया है, एफ बराबर किसके होता है? क्यू ई, यही है, या क्यू बराबर ई ओवर एफ, यानी ई बराबर है एफ ओवर क्यू। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा ई ई। समझ आ गई मेरी बात की? सर वो तो कैथोड उसको रिपेल कर रहा है और एनोड उसको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर भी उसको ऊपर ले जाने के लिए फोर्स, वही तो फोर्स है। वो ऊपर और नीचे जो लेकर जा रही है वो क्या चीज है? वो फोर्स ही तो है। वो फोर्स ही तो है जो बैटरी दे रही है। अगर उसको रिपेल कर रहा है, वो रिपेल कहां से कर रहा है? उसके पास फोर्स है तो रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब देखें, दोबारा सुन ले, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा ई बराबर है एफ ओवर क्यू, ये पढ़ा है? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हमेशा जब भी आप बैटरी लगाएंगे उससे जो फोर्स लेंगे वो यही होगी। इसको एफ को इधर ही रहने दें, इसको उधर ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा? एफ बराबर क्यू ई, और क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन लिख दें तो ये फोर्स बन जाएगी। समझ आ गया पॉइंट कि नहीं आया? अच्छा, अब जो है, अब जरा गौर कर लें, ये जो है, ये जो फोर्स है ये वाली, ये उससे ज्यादा होनी चाहिए। किससे? वेट से। इसका मतलब ई जो है, इट शुड बी ग्रेटर देन एम जी। क्लियर? समझ आ गई? अब इसको उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? ई माइनस एम जी, ये आ जाएगी नेट फोर्स। ये क्या आ जाएगी?
नेट फोर्स। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया? ये क्या है? ये नेट फोर्स है जो इसको ऊपर लिफ्ट करेगी, जो ऊपर लिफ्ट करेगी। अगर ये फोर्स आप बढ़ाते जाएं तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, अगर आप ये कम करते जाएं तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। अगर मसलन आप ये जो ई है इसको बराबर कर दें mg के, तो फिर ये सस्पेंड हो जाएगा, फिर ये सस्पेंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो V2 आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई माइनस mg। इसको आप इक्वेशन 2 रख लें। क्लियर? इसको इस पर डिवाइड कर दे डायरेक्ट। अगर दो प्रोपोर्शनल इक्वेशन को डिवाइड करें तो डायरेक्ट इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं इक्वेशंस। अब आप डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करेंगे V1 बटा V2 आ जाएगा बराबर mg ओवर ई माइनस mg। ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब यहाँ से वो ये कह रहा है कि हम सारे फैक्टर्स जो हैं फाइंड कर लेंगे। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ई जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो हम जितनी भी प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से, और जी जो है वो उसकी वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है। और ये सारी बातें जो है हम फाइंड कर लेंगे और यहाँ से फिर हम V1 V2 ये सारे फैक्टर्स फाइंड करके ये जो ई है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ में इसने लिखा हुआ है कि जो है V1 एंड V2 जो है उसको माइक्रोस्कोप जो लगाई है उससे रिकॉर्ड कर लेंगे। कहाँ से रिकॉर्ड कर लेंगे? और ई, जी और ई आपको पता है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ई जो आप बैटरी लगाई है उधर से, तो ये दोनों भी हमें मालूम होंगी। मास जो है वो कैसे डिटरमिन करेंगे? मास मसलन देखें, जब आपने पार्टिकल सस्पेंड किया तो आपको पता है उसका वजन कितना है, वो तो पता है ना। यानी कि वहाँ से तो आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और आप जितनी बैटरी लगा रहे हैं वो भी पता है, बैटरी का पता है, जी का पता है, तो एम वहाँ से निकल आएगी। ये बात समझ में आई? मसलन जब आप किसी चीज़ को सस्पेंड करते हैं तो आपको पता है ना इधर से नीचे आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं वो तो आपको पता है, और उसमें से ऊपर जो है जी का भी पता है, तो सिर्फ एम रह गया, एम निकाल लेंगे। समझ आ गई बात की? जो ये वाली फोर्स है, ये वाली, ये हमें पता है कितनी है, कितनी हम बैटरी लगा रहे हैं, ये हमें पता है, और जी हमें पता है, तो कौन सा रह गया? एम। एम हम निकाल लेंगे। यानी एम जो है उस वक्त मालूम होगी जब जी और ई का पता होगा, ठीक है, जी का भी पता है, ई का भी पता है, यानी जब पार्टिकल सस्पेंड होगा तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद जनाब फाइनली जो है ई हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद उसने कहा है कि मिलीकॉन जो है उसने ई की जो वैल्यू मालूम की वो 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम थी। कितनी थी? और जो एक्यूरेट वैल्यू पहले मालूम की हुई थी वो थी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो कह रहा है इन दोनों वैल्यू में बड़ा करीबी कुर्बत है, बड़ा क्लोज डिफरेंस, बड़ा कम डिफरेंस है, बहुत क्लोज वैल्यूज हैं। इसका मतलब उसका जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज एब्सोल्युटली एक्यूरेट, दैट वाज। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम इसको फर्दर यहाँ से आगे कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।